नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 288। थोड़ा डिस्टर्बेंस था तो हाजिर हूँ आज 3 मई 2024 को द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 288 यानी 288 लेकर के। और आज तो वही दिन है भाई, शुक्रवार का दिन। मुझे शुक्रवार का दिन आते ही वो 6 साल पहले का मंज़र याद आ जाता है कि जिस दिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई बात और ये कहानी का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन दुख का विषय ये है कि एक रूटीन जो बनना चाहिए ना, 100-125 लोग सुने, वो नहीं बना। मतलब ठीक है, कभी कभी सुन भी लेते हैं, लेकिन 70-80 तक है एवरेज। मतलब अगर हम 4-6 महीने का एवरेज निकाल करके देखें तो 70-80 लोग सुन लेते हैं धीरे धीरे। खैर कोई नहीं, फ़िलहाल आप लोग तो एंजॉय कीजिए जो सुनते हैं वो। तो कल भी वही मैंने आप सबसे आह्वान किया था, रिक्वेस्ट की थी कि ग्रुप इन्फो को सुनिएगा, और ग्रुप इन्फो में जो कुछ रिक्वेस्ट की गई है उस पर अगर हो सके तो ज़रा अमल कीजिएगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर मुझे बताते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है कि केवल एक साथी ने उस पर ध्यान दिया और एक साथी हमारे आगे आए और उन्होंने जो करना था, जो कुछ करना था वो कर भी दिया। तो आमतौर पर दोस्तों होता है ना कि किसी का जन्मदिन आता है तो हम उपहार लेकर के जाते हैं। यहाँ तो रिकॉर्डिंग क्लब हर जन्मदिन पर आप सबको उपहार देने का प्रयास करता है। अब रिकॉर्डिंग क्लब का भी जन्मदिन आ रहा है, तो क्या आप लोग जितने उपहार आप सबको मिलते हैं उनके बदले में रिकॉर्डिंग क्लब को कुछ थोड़ा सा उपहार दे सकें, खासकर रिकॉर्डिंग क्लब के रीडर्स के लिए कुछ पहल कर सकें? चलिए, रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियां तो चल ही रही हैं, लेकिन जो हमारे रीडर्स हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में दिन रात लगे रहते हैं हमारे लिए, अगर हम थोड़ा सा, इसीलिए हम सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स, हम सब मिल करके 1 और 1 11 हो सकते हैं ना। तो और ऐसा भी नहीं है कि हम केवल इस भरोसे पर ही रहते हैं। ये तो ठीक है, एक आह्वान है, अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना तो हम और हमारी जो रिकॉर्डिंग क्लब की टीम है या हमारे जितने भी और कोई संसाधन होंगे उससे हम तो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप सबका सहयोग मिल जाए तो वही बात है कि भाई पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो दरअसल एक पैर से तो चल ही रहे हैं हम लोग, और आपने देखा होगा समय के साथ इन सब चीज़ों का आह्वान भी करना हमने बंद कर दिया एक तरह से। और कौन जाने इस 8वीं वर्षगांठ पर, ध्यान से समझिएगा, अब तक जो मैंने कहा उसके संदर्भ में ही कह रहा हूँ कि आप कुछ उपहार दें या ना दें, लेकिन क्या पता रिकॉर्डिंग क्लब इस 8वीं वर्षगांठ पर आपको कौन कौन से नायाब उपहार देने का प्रयास कर रहा है। तो बस यही है। चलिए खैर कोई नहीं, बात अब आरंभ करते हैं जहाँ पर ख़त्म हुई थी। और आज थोड़ी और जल्दी आ रही है कहानी, संभवतः 1 घंटा पहले आपको मिल जाएगी। तो भाई बात चल रही थी रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब की जो प्रतियोगिता है एकता की आवाज़, और उसके लिए 25 अप्रैल 2020 को ग्रुप बनाया गया था पहली बार।
और ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ कि पहला राउंड भी हो गया था, फिर दूसरा, तीसरा, मेरे ख्याल में 12 या 13 मई को उसका तीसरा राउंड भी हो गया था। ये प्रतियोगिता अपने आप में हम सब के लिए भी कई सारे अनुभव देने वाली थी और दिए भी इसने। एक बात मुझे विचित्र लगी इसमें कि जैसे आम तौर पर लोग जिम्मेदारी लेने से बचते तो हैं, लेकिन अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाए तो उस पर नुक्ताचीनी करने से बाज नहीं आते हैं। जैसे इस प्रतियोगिता की अगर बात करूं मैं, तो मुझे लोगों ने बाद में कहा, अरे आपने ये कैसे कर लिया, वो क्यों किया, उसको ऐसा क्यों काम दे दिया। मैंने कहा यार ये तो अब तक तो आप लोगों ने कभी कोई सलाह दी नहीं जब पूछ रहे थे तब तो, और अब हमने जब दे दिया तो उसके बाद आप लोग कमियां ढूंढ रहे हैं उसमें। मतलब अब निर्णय किसी को बना दिया तो उस पर प्रश्न चिन्ह बनाने के बाद लगाने से क्या लाभ। अब बात वही है कि अगर कोई आएगा नहीं सामने तो फिर किसी न किसी को तो। और देखिए एक चीज़ तो बहुत शुरू से हमारी रही है कि जो रिकॉर्डिंग क्लब में सक्रिय रहता है, जब भी सक्रिय रहता है तभी वो फिर हर जगह छाया रहता है। आप रिकॉर्डिंग क्लब में सक्रिय नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग क्लब की जो टीम है वो भी फिर आपको जिम्मेदारियां देने से बचती है। अगर आप सक्रिय हैं, क्योंकि हमारा सीधा सा यही मानना है हमारी टीम का कि जब दिल से कोई काम आप करते हैं तो फिर वो काम के लिए आपको कहने में सही परिणाम मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा कितने ही लोग इस रिकॉर्डिंग क्लब में समय समय पर छाए रहे और फिर चले गए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा, जो शुरू से आपने उनको अभी तक सुना होगा, सुनते आ रहे होंगे, चाहे वो हमारी टीम के हों, चाहे वो हमारे सामान्य सम्मानित सदस्य हों। तो ये होता है। हाँ, लेकिन परिस्थितियां हो जाती हैं कई बार। तो उस एकता की आवाज़ प्रतियोगिता में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब भाई होता ये था कि जब रिज़ल्ट की बारी आती थी तो शामली दीदी बिल्कुल अलग, हमारे रिंकूलाल सोनी सर अलग और अक्षिका मैडम अलग। हालांकि अक्षिका मैडम और रिंकूलाल सर तो फिर भी कहीं कहीं सहमत हो जाते थे। शामली दीदी कई बार अलग हो जाती थी, कई बार शामली दीदी और अक्षिका जी सहमत होते थे, रिंकू जी अलग हो जाते थे। तो तीनों में तालमेल बिठाना भी बड़ा कई बार मुश्किल हो जाता था, लेकिन वो सब भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं रही, उसका समाधान भी निकला। और मुझे ठीक से याद तो नहीं, लेकिन पहले शायद कुछ कम थी पुरस्कार राशि, बाद में वो बढ़ा दी गई थी, शायद 3100, 2100 और 1100 कर दी गई थी बाद में। और पहले कुछ पता नहीं 1500, 1100, 1000 ऐसे कुछ थी, 1200, 1000, तो वो है। और जो विजेता रहे थे उनके साथ लाइव शो भी हुआ था, उनको मुंबई के एक बड़े कलाकार से परिचय भी करवाया गया। हालांकि वो सब नाम मैं भूल रहा हूँ फ़िलहाल, लेकिन उन दिनों भी मैं अपने घर पर ही था। और साबिर, मोहम्मद साबिर, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है, वो इस प्रतियोगिता के प्रथम विजेता रहे थे। और मोहम्मद साबिर, एक ओम प्रकाश भी शायद तृतीय रहे थे, और एक दीक्षा शर्मा मेरे ख्याल में द्वितीय रही थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब इसमें एक आध नाम और हो सकता है कहीं बढ़ गया हो, कहीं थर्ड 2 हो गए हो मान लो, तो ऐसा कुछ रहा था, लेकिन अब वो ठीक से याद नहीं है। लेकिन मुझे यही पता नहीं, धुंधली धुंधली यादें हैं कि मोहम्मद साबिर, दीक्षा शर्मा और ओम प्रकाश। तो ये उस प्रतियोगिता की कुछ थोड़ी बहुत। अब ये जो प्रतियोगिता में जितने भी प्रतियोगी थे, जैसे 111 मैंने आपको बताया था पिछली बार कल, तो इन 111 के 11 के ऑडियो रेडियो मधुबन के जो रेडियो चैनल है उस पर प्रसारित किए गए, बाकायदा प्रोग्राम बना करके प्रसारित किए गए कि भाई
करीबन 6-7 दिन पूरे सप्ताह भर वही गीत संगीत बजता रहा रेडियो मधुबन पर। उसके अलावा जो सेमीफाइनल में जो 30-40 लोग आए उनका भी प्रोग्राम चला, और जो फाइनलिस्ट थे 12-13 उनका भी ऐसे ही प्रोग्राम चला। और उसके बाद में विजेताओं का अलग से मतलब एक शो बना करके भी उनकी आवाज़ के साथ, उनके गीतों के साथ। तो ये भी एक अपने आप में एक अच्छा अवसर था कि रेडियो मधुबन पर प्रस्तुति देने का भी एक अवसर मिला इस बहाने हमारे साथियों को। और कुछ बहुत ही अच्छी प्रतिभाएं इस प्रोग्राम से निकल कर के आईं। हालांकि मुझे वो उस समय के ऑडियो कभी अगर मिल गए, हालांकि अभी तो मैंने ढूंढे भी नहीं हैं, तो कुछ कुछ झलकियां आपको सुनाने की कोशिश ज़रूर करूंगा अगर मिल गए तो। और जहाँ तक रहा फीडबैक का सवाल, तो फीडबैक अच्छा था, लोगों को अच्छा लग रहा था। अब देखिए, जब इस काम से हम जुड़े हैं ना, तो इतने सारे लोग संपर्क में आते हैं, सबका नंबर भी सेव करके रखना होता है। लेकिन 2020 में जो लोग संपर्क में आए, आज अगर वापस वो संपर्क में आए तो 4 साल में कई बार हम भूल जाते हैं कि भैया तुम इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमसे जुड़े थे। तो मैंने एक बड़ा अच्छी एक युक्ति लगाई थी। तो वैसे तो शुरू से जब से मैं इस काम में जुड़ा हूँ, रिकॉर्डिंग के काम में, तो हमारे इस तरह के जो साथी होते हैं उनकी एक बना लेता हूँ। जैसे मान लो कोई दिनेश है, और दिनेश मान लो लखनऊ से है, तो मैं सेव कर लूँगा दिनेश लखनऊ। अगर मुझे शहर मालूम है तो बने जाता कि तो मैं इससे एक तो ये पता चल जाता है कि ये हमारे ब्लाइंड फील्ड से हैं और ये हमारे साइटेड फील्ड से हैं। साइटेड फील्ड का सरनेम वगैरह के साथ नाम सेव कर लेता हूँ। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि जब इस एकता की आवाज़ प्रतियोगिता में तो बहुत सारी एंट्रीज़ आने लगी, और वो सब की सब अननोन, उनके नंबर भी मेरे पास सेव नहीं ज़्यादातर के। तो भाई करें क्या फिर इसके लिए? तो मैंने RCM हर एक के नाम को सेव करने के बाद RCM लगा दिया, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये भैया हमारी रेडियो मधुबन। अब RCM में RC रिकॉर्डिंग क्लब, फिर म्यूज़िक ले सकते हैं, और R से रेडियो मधुबन कंपटीशन ले सकते हैं, कुछ भी मतलब आप इसमें ले सकते हैं। तो एक RCM उनको कोड दे करके मैंने, जैसे मान लो कोई अनिल है तो अनिल RCM, इस तरह से, ताकि मुझे हमेशा ध्यान रहे कि ये हमारी जो एकता की आवाज़ प्रतियोगिता थी रेडियो मधुबन और रिकॉर्डिंग क्लब की, उस प्रतियोगिता का हिस्सा रहे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उसका जो ग्रुप था जो बनाया गया था, वो मैंने आज तक उसको डिलीट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? ताकि मुझे डेट पता लग जाए। तो ये छोटी छोटी युक्तियाँ हैं, जो एक तरीके हैं जो अपनाने पड़ते हैं इस तरह से। बाकी वो बात तो है ही अपनी जगह कि जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं, जो कुछ होता है, वो अनायास ही दिमाग में आ जाता है और चलती रहती हैं चीज़ें। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिलो दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ती हैं, काफ़ी असर पहुंचाती हैं दिमाग पर। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को करने के साथ साथ अब फ़िलहाल मैं इसको रोक रहा हूँ यहाँ पर। एक और परिस्थिति भी सामने आ रही थी। रिकॉर्डिंग क्लब के 4 वर्ष होने जा रहे थे, पूरे 4थी वर्षगांठ आ रही थी। लेकिन कुछ पता ही नहीं था कि अब भैया सब कुछ थम सा गया है, करें तो करें क्या। उससे पहले 2017 में जब पहली वर्षगांठ थी तो जयपुर में प्रोग्राम किया। 2018 में जब दूसरी वर्षगांठ थी तो हमने कवि सम्मेलन किया यहाँ अजमेर में। तीसरी वर्षगांठ पे हमने कन्वेंशन कर दिया। तो चौथी वर्षगांठ पे जब कोरोना काल चल रहा है, जब लॉकडाउन चल रहा है, जब सब कुछ थम सा गया है, तो फिर कैसे उस चौथी वर्षगांठ को मनाने का रास्ता निकला। और ये जो रेडियो मधुबन के साथ जो एक गठबंधन शुरू हुआ, जो एक साथ मिला रेडियो मधुबन का, वो राष्ट्रीय छवि बनाने में आगे कहाँ कहाँ किस किस तरीके से काम आया। अब यहाँ से आप ये सब ध्यान देते रहिएगा। अभी हम 8वीं वर्षगांठ पे जा रहे हैं, और संयोग देखिए अब 4थी वर्षगांठ की कहानी भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन साथ साथ बीच में ये रेडियो मधुबन का एपिसोड भी चलता रहेगा। अब चलिए फिर, आज 3 मई है,
भारत की पहली जो फिल्म मानी जाती है राजा हरिश्चंद्र, वो आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी 3 मई 1913। और फिर उसके बाद तो इतिहास आप सब जानते ही हैं, दादा साहब फाल्के और ये सब चीज़ें रही। आज 3 हस्तियों की पुण्यतिथि भी याद आ रही है। मतलब एक का तो निधन संभवतः आज ही हुआ है, अतुल कुमार अंजान, वामपंथी आंदोलन का बड़ा नाम। और फातिमा राशिद की भी आज डेथ एनिवर्सरी है, यानी उनकी पुण्यतिथि है। अब आप कहेंगे फातिमा राशिद कौन है भाई, इतना कोई जाना पहचाना नाम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं नरगिस की बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे नरगिस तो पता नहीं हज़ारों होंगी। अगर मैं कहूँ कि मैं नरगिस दत्त की बात कर रहा हूँ तो कुछ कुछ अब आप पहुँचेंगे उस तरफ। 3 मई 1981 को संजय दत्त की माताजी और सुनील दत्त की धर्मपत्नी नरगिस दत्त कैंसर से जंग हार कर इस दुनिया को अलविदा कह करके चली गई थी। और इसीलिए मैंने ये कहा, उनका मूल नाम दरअसल फातिमा राशिद था। 1942 में पहली बार पूर्ण रूप से वो किसी फिल्म में आई थी। हालांकि वैसे तो 5 साल की उम्र में ही चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में वो आ गई थी किसी फिल्म में। और बाकी तो चलिए, सब जो कुछ है वो इतिहास है। इसके अलावा हमारे पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब का भी आज ही के दिन 1969 में निधन हो गया था। तो एक खबर पड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई, हिंदू धर्म में, हिंदू विवाह अधिनियम में जब तक 7 फेरे ना हो जाएं तो विवाह पूरा नहीं माना जाता है। तो अगली बार शादी, मतलब अगली बार नहीं, मेरा मतलब है जिन जिन की भी शादी नहीं हुई है और शादी हो तो भाई फेरे गिन लेना एक बार। तो ऐसे ही मजाक की बात, मस्ती की बात। लेकिन यार जिनकी कोर्ट मैरिज होती है उनके तो फेरे होते ही नहीं है, फिर उनके 7 फेरे कहाँ से गिनते हैं ये लोग। खैर चलो, वो शायद हो सकता है हिंदू विवाह अधिनियम से उसमें कुछ छूट मिली हुई हो। आप लोगों को ज़्यादा पता हो तो भाई आप लोग भी बताइएगा। ये तो कल ही का कोई निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसलिए ये बात अभी ताज़ा दिमाग में रह गई। और बाकी आज वैसे हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी जन्मदिन है। लेकिन अब राजनीति में तो क्या ही कहा जाए, अब ठीक है, लेकिन उस आदमी का भी एक अपना एक मुकाम तो है ही राजस्थान की राजनीति में। तो खैर उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। और बाकी आप सब अगर हो सके तो ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिन्होंने नहीं ख़रीदा है वो ख़रीद लें। और ऐप कैसा चल रहा है ये ज़रूर बताएं। अभी पिछले 15 दिनों से कोई शिकायत मुझे मिली नहीं, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ही ठीक चल रहा है। आप बताइएगा ज़रा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। धन्यवाद।